कैसे आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीटेट प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए जो बाल विकास के प्रश्न हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं बाल विकास के जो भी प्रश्न दिए गए हैं। बाल विकास का पहला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। दूसरा है विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। तीसरा विकल्प है आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। चौथा विकल्प है विकास निरंतर रूप से होता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहला है शारीरिक, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा है नैतिक। इसका जो सही विकल्प है तीसरा संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है जो अभिकथन और कारण से दिया गया है। इसमें अभिकथन है बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। कारण है बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय होता है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा विकल्प है ए और आर दोनों गलत है। इसका जो सही विकल्प है चौथा, ए और आर दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न जो जीन पियाजे से लिया गया है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पहला है संतुलन, दूसरा विकल्प है असंतुलन, तीसरा है आत्मसातकरण, चौथा है समंजन। इसका जो सही विकल्प है पहला संतुलन। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है परिकल्पनात्मक निर्माणात्मक तर्क किस चरण की विशेषता है। पहला है संवेदी गत्यात्मक चरण, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक चरण। सही विकल्प है इसका दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, ये भी जीन पियाजे से ही लिया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला है संवेदीगामक, दूसरा विकल्प है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही विकल्प है पहला संवेदी गत्यात्मक। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। पहला विकल्प है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, चौथा है कानून और व्यवस्था अभिमुखता। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न जो लेव वाइगोस्की से लिया गया है। प्रश्न है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। पहला है मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा व्यवहारवादी, चौथा है सूचना प्रसंस्करण। इसका जो सही विकल्प है दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, ये भी लेव वाइगोस्की से ही लिया गया है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। पहला नकारात्मक पुनर्वरण, दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा भाषा, चौथा है आनुवंशिक विन्यास। इसका सही विकल्प है तीसरा भाषा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न
प्रश्न है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? पहला है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। दूसरा है कंठस्थ स्मरण से क्रिया प्रतिक्रिया आधार अधिगम की ओर। तीसरा है खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। चौथा है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार। पहला है तार्किक गति बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरा विकल्प है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। तीसरा है विश्लेषणात्मक सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, विश्लेषणात्मक सृजनात्मक और व्यवहारिक। चौथा है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। सही विकल्प है इसका चौथा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, जो अभिकथन और कारण से है। इसमें अभिकथन दिया गया है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है इसका निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा विकल्प है ए और आर दोनों ही गलत है। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? पहला विकल्प है यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। दूसरा है विकल्प इसका यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने में अवसर मिले। तीसरा है फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की ही सहायता लेना। चौथा विकल्प है सभी जेंडरों को संगीत नृत्य और पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। पहला है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। दूसरा अध्यापक के निष्क्रिय अनुसरण हेतु। तीसरा विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। चौथा है किसी समस्या पर अपसारी चिंतन। इसका सही विकल्प है चौथा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? पहला है रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा मानकीकृत मूल्यांकन। तीसरा मानक संदर्भित मूल्यांकन। चौथा है योगात्मक मूल्यांकन। इसका सही विकल्प है पहला रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा से लिया है। समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। पहला है प्रस्तुतिकरण। दूसरा अभिव्यक्ति। तीसरा संलग्नता। चौथा है भेदभाव। इसका सही विकल्प है चौथा भेदभाव। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। दूसरा है समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। तीसरा है प्रबल समूहों में
संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। चौथा है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा विकल्प है सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। दूसरा है लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। तीसरा विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। चौथा है गैर लचीली और दिनचर्या का इस्तेमाल करने हेतु शिक्षण करना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? पहला विकल्प है लिखित विषय सामग्री के बोध में। दूसरा है शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में। तीसरा दूसरों की भावनाओं को समझने में। चौथा है चित्र बनाने में। इसका सही विकल्प है पहला लिखित विषय सामग्री के बोध में। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? पहला है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। दूसरा मानकीकृत। तीसरा है परीक्षा केंद्रित। चौथा है व्यवहारवादी। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? पहला है अनुभवात्मक अधिगम। दूसरा है डिजिटल अधिगम। तीसरा है वैज्ञानिक अधिगम। चौथा है करके सीखना। इसमें 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? पहला विकल्प है विद्यार्थियों को चिंतन के अविचारी तरीकों के अवसर देकर। दूसरा है विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके। तीसरा है विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करना। चौथा है जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? पहला है अनुक्रिया समुच्चय। दूसरा है कलन विधि। तीसरा है अन्वेषण खोजबीन। चौथा है साम्य नाम। इसका जो सही विकल्प है पहला समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों को किसके लिए इस्तेमाल हतोत्साहित करना चाहिए? यह है इसका पहला विकल्प। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत है। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है?
पहला विकल्प है उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। दूसरा है उसकी निम्न अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चौथा है तीसरा विकल्प है नई अवधारणा सीखने के लिए अवप्रेरणा की कमी। चौथा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? पहला है योजना, दूसरा है पर्यवेक्षण, तीसरा मूल्यांकन, चौथा है निष्क्रिय अनुकरण। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। दूसरा अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में। तीसरा जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। चौथा है निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समन्वित करता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समन्वित करना चाहिए? पहला है निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, दूसरा योग्यता का अस्तित्व परिप्रेक्ष्य, तीसरा असहायता का सीखा हुआ भाव, चौथा है प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। सही विकल्प है इसका पहला। अगला 29 नंबर प्रश्न है विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? पहला है लचीली समय सारणी, दूसरा संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, तीसरा है कठोर पाठचर्या, चौथा अधिगम हेतु मूल्यांकन। सही विकल्प है इसका तीसरा। अगला प्रश्न 30 नंबर जो प्रश्न है वो अभिकथन और कारण से है। इसमें अभिकथन दिया गया है किसी अवधारणा को समझाते समय एक महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। दूसरा है अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है आर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। हम लोगों ने बाल विकास के जो भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में जो भी प्रश्न आए हुए थे। आइए देखते हैं पर्यावरण का पहला प्रश्न। प्रश्न है इसमें किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टेपियोका और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। पहला विकल्प है केरल, दूसरा असम, तीसरा तेलंगाना, चौथा है उड़ीसा। इसका जो सही विकल्प है पहला केरल। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में निम्न में से दिए गए कथनों में विचार कीजिए। पहला विकल्प है एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। दूसरा विकल्प है इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। तीसरा है इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। चौथा है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। अगला पांचवा ऑप्शन है इसमें एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। इसका सही विकल्प होगा चौथा। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है
नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, पहला विकल्प है काली मिर्च, दूसरा है इलायची, तीसरा है सरसों, चौथा है लौंग। इसका सही विकल्प है पहला काली मिर्च। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान ढूंढ लेता है? पहला है बाज, दूसरा रेशम कीट, तीसरा है मच्छर, चौथा है तितली। इसका जो सही विकल्प है दूसरा रेशम कीट। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है चौथा श्रीनगर। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। यह राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है झारखंड, चौथा है असम। इसका जो सही विकल्प है चौथा असम। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? पहला विकल्प है 22 किलोमीटर, दूसरा है 21 किलोमीटर, तीसरा 20 किलोमीटर, चौथा है 19 किलोमीटर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 21 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युग्म को चुनिए। ऑप्शन है इसमें, पहला विकल्प है मलेरिया और मियादी बुखार, दूसरा है चिकनगुनिया और डेंगू, तीसरा है हैजा और मियादी बुखार, चौथा है डेंगू और हैजा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा चिकनगुनिया और डेंगू। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पहला है कौवा और चील, दूसरा विकल्प है बाज और गिद्ध, तीसरा है शकरखोरा और बाज, चौथा है कौवा और गिद्ध। इसका जो सही विकल्प है दूसरा बाज और गिद्ध। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? पहला विकल्प है मिजोरम, दूसरा झारखंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही विकल्प है दूसरा झारखंड। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, किसी छात्र का घर x और उसका विद्यालय y पर है तथा y और x के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले a पर जाता है जो x के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, फिर वह b पर जाता है जो a के ठीक पूर्व में
पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो सी के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा है। पहला विकल्प है दक्षिण पूर्व, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा उत्तर पूर्व, चौथा विकल्प है उत्तर पश्चिम। इसका जो सही विकल्प है चौथा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 बजे चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन में इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल है। इसका सही विकल्प इसका है चौथा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। मध्य प्रदेश के 3 सीमांत अंतर्गत प्रदेश हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, चौथा है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका सही विकल्प है पहला गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। पहला विकल्प है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चौथा विकल्प है गुजरात, केरल, तेलंगाना। इसका जो सही विकल्प है दूसरा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला है लक्षद्वीप और पुडुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़ और दिल्ली, तीसरा नागालैंड और लद्दाख, चौथा है मणिपुर और मेघालय। इसका जो सही विकल्प है तीसरा नागालैंड और लद्दाख। अगला प्रश्न है रमा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वह संकेत थी। पहला है समूह दबाव पर, दूसरा सामाजिक कौशलों पर, तीसरा सहयोगी कौशलों पर, चौथा है संज्ञान पर। इसका सही विकल्प है चौथा संज्ञान पर। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है पहला विकल्प है इसका पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, दूसरा अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि, तीसरा है पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि, चौथा है उससे अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। पहला विकल्प है शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने के प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा, दूसरा है शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, तीसरा है शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, चौथा है शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला विकल्प है क्रियाकलाप का संपादन, दूसरा पुनरावृत्ति करना, तीसरा योजना बनाना, चौथा है प्रक्रम पर विचार चिंतन करना। इसका सही विकल्प है पहला यानी ये। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं में से अंतर्दृष्टि विकसित करना। दूसरा है किसी पर्यावरण विधि को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना। तीसरा है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। चौथा है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। इसका जो सही विकल्प है पहला ये। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विकल्प है इसमें पहला विकल्प है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना। दूसरा है विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तीसरा है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। चौथा है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। पहला विकल्प है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए। दूसरा है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के लिए विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। तीसरा है हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। चौथा है विभिन्न त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी को जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी के विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। यह क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह में एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। पहला है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का। दूसरा है जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। तीसरा है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता को मन में बैठाना। इसका जो सही विकल्प है चौथा। इसमें ये और ये सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला है मुख्य बिंदु की पुनरावृत्ति करेंगे। दूसरा विद्यार्थियों के से प्रश्न करेंगे। तीसरा है उसे पढ़िए और पढ़ाइए। चौथा है समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? पहला विकल्प है इसका विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। दूसरा है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। तीसरा प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। पहला है विद्यालय में दर्शन शास्त्र पर। दूसरा है संसाधनों की उपलब्धता पर। तीसरा है बच्चों की आवश्यकताओं पर। चौथा है बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभव पर। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 27 नंबर। ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक
विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। दूसरा है का अपने विषय पर अधिकार हो। तीसरा विकल्प है विषय समाप्त करने के पश्चात गृह का नियत कार्य दे। चौथा है विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दे। इसका सही विकल्प है पहला। विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? पहला विकल्प है नियत करना, दूसरा प्रेक्षण करना, तीसरा पूर्व अनुमान लगाना, चौथा है निष्कर्ष निकालना। सही विकल्प इसका है पहला, नियत करना। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह के स्थान दिया गया है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा, क्लास 3rd, 4th एंड 5th। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? पहला है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, तीसरा है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, चौथा है कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। इसका सही विकल्प है चौथा। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।